हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम एकेडमी। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं टो सीरीज, ठीक है ना। टो सीरीज यूपी ट्रिपल एससी 2022 द्वारा आयोजित जो वीडियो की ग्राम विकास अधिकारी है, ठीक है। ग्राम विकास अधिकारी के जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसको हम अच्छे से कंप्लीट कराने वाले हैं। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट 1 का हम 50 क्वेश्चन ही जीएस के लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको जो तरीका होगा इसमें देखिए, आपको क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तो आप जीएस में करेंगे। जीएस को आज मैं पहला सेट कराने जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, आप जरूर ध्यान से देखिएगा। देखिए 50 क्वेश्चन तो आते हैं, 50 क्वेश्चन पढ़ना क्या है आपको, ये ध्यान से देखिए। 10 नंबर करंट हो जाएगा, 10 नंबर करंट होगा, ठीक है ना। 10 नंबर आपका यूपी का जीएस होगा। कहाँ का? यूपी का जीएस। समझ पा रहे हैं ना? नहीं पता लगे आए ना। 2-3 नंबर आपको हो जाएगा कंप्यूटर से हो जाएगा, ठीक है। और 2-3-4-5 नंबर का होगा साइंस से। उसके बाद बच्चे 7 से 8 क्वेश्चन हो जाएगा आपका इतिहास से। 7-8 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपका हो जाएगा कहाँ से, 5-6 क्वेश्चन हो जाएगा आपका भूगोल से, ठीक है। भारत और विश्व दोनों का मिला करके। उसके बाद जो बचा विविध का, ठीक, इकोनॉमिक। तो यहाँ से आप इसके बाद ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन जो है आपका। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देगा, पंचवर्षीय योजना जरूर पढ़ के जाना और दिवस पढ़ के जाना, नहीं बाद में आओगे रोओगे। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पंचवर्षीय योजना और दिवस जरूर पढ़ के जाना अगर ये परीक्षा देने जा रहे हो तो। स्टैटिक जीके, ठीक है। इतनी चीज़ें तो मैंने यहाँ पे जीएस में 50 क्वेश्चन मैंने बताया कि 10 आपका करंट आएगा। करंट लिखा रहेगा लाइनों में, मोटी लाइनों में, कि 10 नंबर करंट आएगा। तब भी नहीं पढ़ के जाओगे ना, जाओ फिर। उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन यूपी का जीएस आएगा। पता लगे यही जीएस मार रट रहे हो, धुने रहो, यूपी का पता ही नहीं है, करंट का पता ही नहीं है, बाहर हो जाओगे, ठीक है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आप लाइक करके हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसी आपको लग रही है, ठीक है। पूरे गाइडलाइंस के साथ मैं आपको सिखाऊंगा। तो देखिए 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? हूबहू क्वेश्चन कम से कम आज से 10 बार पूछ चुका है, 10 बार पूछ चुका है कि 3 भागों में कौन सा विभाजित है। तो धौलावीरा। कौन है? धौलावीरा। अब लोथल जो डॉकयार्ड कहाँ है? गुजरात में है। कालीबंगा कहाँ है? डायरेक्टली पूछता है कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है ना। तो ये समझ में आया। मृतकों का टीला कहाँ? मोहनजोदड़ो में। मृतकों का टीला। तो 4 क्वेश्चन, चारों को मैंने बताया। मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? जहाँ पे ईंटों का साक्ष्य मिला था और जुते हुए हल का मिला था, जुते हुए हल का साक्ष्य मिला था। तो यहाँ से कालीबंगा। धौलावीरा को 3 भागों में विभाजित किया गया। समझ में आया? डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 102 नंबर, कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद है, शस्त्र शास्त्र है, आयुर्वेद है, जबकि योग वेद आपका क्या हो जाएगा? 101 का डी नंबर नहीं होगा। यही आपका क्या हो जाए, सॉरी 102 का आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही होगा। क्या है? उपवेद नहीं है, योग वेद। चलिए यहाँ से देखते हैं दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से क्लियर करेंगे। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? जब भारत जो है दोस्तों पहली बार आक्रमण किया था तो 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में कौन किया था शासक? ठीक है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे भारत पर आक्रमण किया था, जो पहला मुस्लिम था। चलिए खजुराहो 14 नंबर यानी 104 नंबर देखेंगे। खजुराहो समूह की प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? दुनिया में कुछ भी दिया हो लेकिन आपके दिमाग में एक चीज दिख जाए, खजुराहो दिख जाए, तो आप खजुराहो मंदिर पूछे, खजुराहो कुछ भी पूछे, आप मध्य प्रदेश लगा के आइएगा, 100% सही होगा। ठीक, खजुराहो का मंदिर या खजुराहो प्रसिद्ध समूह स्मारक कहाँ है? मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है आगे। तो यहाँ से देखेंगे पाल साम्राज्य, 105 नंबर। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य जो है दोस्तों पूर्वी हिस्से से संबंधित है। पाल साम्राज्य किससे संबंधित है? पूर्वी हिस्से से। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से 106 नंबर क्वेश्चन करा, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? फिर से देख लीजिएगा। दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये कौन था? मार्तंड वर्मा था, ठीक है ना। कौन था भाई? मार्तंड वर्मा था। ये बहुत ही शातिर था और होशियार था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 107। अब ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको मैंने कहा कि आप क्या करिए कि अच्छे से क्लियर करते चलिए। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था, ठीक है ना। ठीक। अब बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। सालबाई का युद्ध कब लड़ा गया था? 1782 में। अब ऐसे ऐसे आपको क्वेश्चन याद रहेगा ना तो आपके लिए पॉइंट प्लस रहेगा। तो प्लासी का युद्ध 1757, पास आया प्लासी, ठीक है, सा आया 1757, ठीक, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। 108 नंबर में, बाबर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के सहमत हुई, ठीक है ना। तो बताओ, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। कौन? कितने रुपए? 26 लाख रुपए, ठीक, 26 लाख रुपए। देखिए, मुगल सम्राट जो शासक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, उसको कहा नहीं था कि तुम यहाँ पे आना, लेकिन ये यहाँ का सम्राट वहाँ चल कर गया। तो जैसे आपको कोई निमंत्रण दे, मान लेते हैं कोई निमंत्रण दे, आप बिना बुलाए, आपको कहा नहीं गया, फिर भी आप चले जाएंगे, तो वहाँ पे क्या आपका अनादर होगा। तो वैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, मुगल सम्राट के शासक को बुलाया नहीं था, ये अपने मन से चला गया था। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, इस पर कर्जा लाद दिया। कहा कैसा? तुम 26 लाख प्रति वर्ष का भुगतान करोगे। इस पर क्या लगा दिया? कर लगा दिया एक प्रकार से, ठीक, समझ में आया ना। हाँ, तो यही था, आप याद रहेगा कि जबरदस्ती जाओगे तो आप पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। तो ये 26 लाख रुपए का लगा था, याद रहेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 109 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मांटेग्यू चेम्सफोर्ड जहां से आए? 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। और मार्ले मिंटो, ठीक है, मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था? 1919 में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935, संविधान बनाने में सबसे ज्यादा योगदान 1935 का था। समझ में आया? तो यहाँ से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखते हैं। यहाँ से है दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन, हाल ही निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो आप कई बार 1935 में संविधान सभा का सुझाव को प्रस्तावित तो किया था, लेकिन आपको ये भी क्या पता है कि किसने संविधान का सलाहकार है? तो डायरेक्ट ही एसएससी में डायरेक्ट बार बार क्वेश्चन पूछता है, संवैधानिक सलाहकार कौन है? तो एम.एन. राय है। कौन है भाई? एम.एन. राय संवैधानिक सलाहकार था। कौन? एम.एन. राय। चलिए आगे देखते हैं। 111 नंबर, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारत के संविधान में कुल 15 महिला सदस्य थी। ये एक बार नहीं, कम से कम 100 बार पूछ चुका है, आगे भी ऐसे पूछा जाएगा, ठीक। ये कुछ क्वेश्चन है, ऐसे आप रट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। कौन है भाई? संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उपसमिति के अध्यक्ष का नाम था H.C. मुखर्जी था। कौन था भाई? H.C. मुखर्जी था। बातें क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 113 नंबर। 113 नंबर कह रहा, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करिए जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत का पड़ोसी एक ऐसा मात्र देश कौन है जिसकी लंबी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? तो वो है आपका बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। अब आपके समझ में आ रहा है, जैसे आपका घर है, आपका पड़ोसी का घर है, तो ऐसा कौन सा पड़ोसी है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा आपके घर से लगती है? तो आप जान जाएंगे। इसी प्रकार आप भारत के साथ ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी सीमा सबसे ज़्यादा लगती है? तो बांग्लादेश की है। बांग्लादेश से क्वेश्चन है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। क्या है भाई? ढाका है यहाँ पे, और इसकी मुद्रा क्या है? टका है, ठीक, क्या है? टका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका, और मुद्रा क्या है? टका है। बात क्लियर? अगला 114 नंबर, भारतीय प्रायद्वीपी कहाँ तक फैला है? तो भारत का जो प्रायद्वीप, अब देखिए प्रायद्वीप इसे कहते क्यों हैं, ठीक है, प्रायद्वीप। अब बार बार भारत प्रायद्वीप क्यों? क्योंकि भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भारत तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। कोई भी क्षेत्र हो, अगर यहाँ से कोई भी चीज़ हो, अगर आपका घर ही है, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है, एक तरफ छूटा हुआ है, तो आपका प्रायद्वीपीय घर होगा। समझ में आया ना? तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ खाली हो, प्रायद्वीपीय घर है। समझ में आया? भारत एक प्रायद्वीपीय है, और ये कहाँ तक फैला है? हिंद महासागर। नीचे है हिंद महासागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर, और नीचे इसके सबसे हिंद महासागर। तो प्रायद्वीपीय कहाँ तक फैला है? हिंद महासागर तक फैला है, ठीक है। और हिंद महासागर में एक बायरन द्वीप है जहां सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? बायरन आइलैंड है। बात क्लियर? चलिए अब देखते हैं, हिंद महासागर हो गया, आगे देखते हैं यहाँ से।
भाई ऐसे ही हम लोग सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा, मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ। राम, ठीक है, राम, क्षत्रिय, क्या हो जाएगा? राम क्षत्रिय, पीएम, ठीक है, गुज्जा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुज्जा हो जाएगा भाई, ठीक है, गुज्जा। अब देखिए ये क्या मैंने लिखा, कर्क रेखा से गुजरने, वैसे तो होता है मित्र पर गमछा झार भी होता है, लेकिन चाहे जो याद करिए। तो यहाँ से रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, त्रि से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, ठीक है, अब मा से मिजोरम हो जाएगा, गु से गुजरात हो जाएगा, झा से झारखंड। फिर से देखिए राजस्थान, तो देखिए राजस्थान इसमें है नहीं है, मा से मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, गुजरात, झारखंड। तो देखो गुजरात और झारखंड मिला, गुजरात मिला, गुजरात मिला, झारखंड मिला, और क्या मिला भाई? यहाँ से माँ से मिजोरम भी मिल गया। एक ही नहीं मिला है, क्या? असम। तो यही नहीं है, तो किन राज्यों से गुजरता है? 1 2 4 जिसमें है वही सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, 115 हो गया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं खाता? नेबुलर परिकल्पना, आर्कमिडीज। अरे यार आर्कमिडीज इसमें कहाँ आया था? आर्कमिडीज तो उसमें आया था कि कोई भी वस्तु हो वो अपने भार के बराबर अगर पानी को हटाती है तो वो वस्तु उस पानी में तैरेगी, आर्कमिडीज ने बताया था, ठीक है। तो ये आर्कमिडीज बायोलॉजी वाला चीज़ यहाँ कहाँ आ जाएगा बताओ? यही आपका क्या है? सही है, 116 का फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, सूर्य का दीप्तमान आमुख, जिसे हम देखते हैं, सूर्य का जो भाग हम लोग देख पाते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का जो भाग हम लोग देख पाते हैं उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। और वर्णमंडल क्या है दोस्तों? उसके चारों ओर जो हल्का हल्का उजाला होता है उसे हम कहते हैं वर्णमंडल। बातें समझ में आया? स्थल मंडल तो आपको पता ही है, जमीन पर। नासा 118 नंबर, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य है। सूर्य के बाद भी निकटतम तारा कौन है? तो यह प्रैक्सिमा सेंचुरी है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, प्रैक्सिमा सेंचुरी हो गए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 119 नंबर, सकल राष्ट्रीय आय। अब देखिए सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है पूंजी खपत भत्ता, पूंजी खपत भत्ता। सकल राष्ट्रीय आय जो है ना, निवल राष्ट्रीय का, आपकी जो सकल राष्ट्रीय आय है, आपकी जो सकल पे है राष्ट्रीय आय, हमेशा निवल राष्ट्रीय आय दूसरों की आय से क्या होगी? कम होगी, अधिक होगी। आपकी सकल की जो आय है, कहते हैं ना अपनी अपनी सकल की बढ़ाई करनी चाहिए, तो आपकी सकल आय सबसे ज़्यादा है दूसरों के पीछा, हमेशा ज़्यादा होगी। कब? जब पूंजी खपत भत्ता होगी तब, ठीक है ना। सकल आपकी कब सही रहेगी? जब पूंजी खपत है, खपत माने खाओगे भत्ता यानी ज़्यादा, जब आप ज़्यादा खाओगे तो आपकी सकल हमेशा क्या रहेगी? ज़्यादा सही रहेगी। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था एकमात्र संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। योजना आयोग कब आया था? 1950 में आया था दोस्तों, ये भी आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। ठीक, अब इस समय कौन आ गया है? योजना आयोग आया है, तरह तरह के आ गए हैं, ठीक है, बदल गया, नीति आयोग आ गया है, 1 जनवरी 2015 को आया था, बात की बात है। चलिए आगे देखते हैं, तो इसमें भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। यहाँ से अगला 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स कृषि से संबंधित नहीं है? कृषि से यार खनन, अब मिट्टी को खोद डालोगे तो खनन कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, गलत, यही आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखते हैं 122 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से कौन सा नेता गोरखनाथ मंदिर, कौन सा ऐसा नेता है भाई वर्तमान में गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी है? गोरखनाथ मंदिर और मठ के पुजारी है एकमात्र योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के क्या है? सीएम है। उत्तर प्रदेश के क्या है? सीएम है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ चलिए यहाँ से देखते हैं, उत्तर प्रदेश हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, किसको? कुपोषण को दूर करने के लिए, ठीक है। अब देखिए सबरी संकल्प है ना, सबरी को जानते हैं? राम भगवान को देखते देखते उसकी आंखों में झाई पड़ गई थी, कौन? सबरी। तो कुपोषण, एक प्रकार से वो बूढ़ी हो गई थी, वो कई दिनों से खाना नहीं खाई थी, तो राम भगवान जब आए थे तो उनको क्या? कुपोषण को दूर करने के लिए क्या दिया था? संकल्प लिया था, और बैर को खा रही थी, तो सबरी से क्या हो गई? ठीक है, समझ में आया? सबरी जो है कुपोषण को, सबरी संकल्प क्या हो जाए? कुपोषण को दूर करने के लिए, ठीक।
बैर खाने के लिए दिया था राम भगवान को। देखिए ऐसे नहीं है, मतलब सब सही है, यहाँ पे मैं तुमको याद करा रहा हूँ बस। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है 124 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया दस्तक अभियान निम्न में से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में एक अभियान शुरू किया गया है, दस्तक अभियान। जो दस्तक अभियान है तो वो है क्या है भाई, दस्तक अभियान ऐसा जापानी एंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना। ये एकदम राइट हो जाएगा, जापानी एंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन करना क्या है, दस्तक अभियान है। क्लियर है ना दस्तक अभियान। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन शिलान्यास कहाँ किया गया है। प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है भाई, नोएडा में। ठीक है, मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन ये नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है नोएडा, नहीं सोचो राजस्थान वाला नोएडा। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, हरियाणा, नोएडा। तो यहाँ से ये देखिए मोबाइल ओपन एक्सचेंज का शिलान्यास कहाँ रखा गया है, नोएडा में। अब 126 नंबर। उत्तर प्रदेश 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस कब मनाया था। अब ध्यान से देखना, आपको लोग कहेंगे 9 जनवरी, मारेंगे इसे उड़ जाएगा, घर चले जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। प्रवासी दिवस नहीं कहा है तुमसे कि 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे तो इसलिए प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये बात ये है, जब डायरेक्टली पूछेगा प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी मारेंगे। अगर उत्तर प्रदेश का प्रवासी दिवस बोल रहा है तो आपका आंसर होगा 4 जनवरी। समझ में आया। 126 का आपका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 4 जनवरी। अगर खाली प्रवासी दिवस कहता तब 9 जनवरी मारेंगे, नहीं तो यहाँ पे 4 जनवरी। और 4 फरवरी को क्या होता है, कैंसर दिवस होता है। समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय देश उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा करता है, तो वो हो जाएगा नेपाल। नेपाल ही है जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का साझा करता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे बुंदेलखंड 128। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके सीमा के अंतर्गत आता है। बुंदेलखंड जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। बातें क्लियर, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ का फुल फॉर्म। अब पीडीएफ जीएस जा रहे हैं पढ़ के तो जीएस भी पढ़ लेना। पीडीएफ का फुल फॉर्म, यानी पीडीएफ ही नहीं, ऐसे कई फुल फॉर्मों का नाम याद कर लीजिएगा। पीडीएफ क्या है, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डिस्पैच फाइल, प्रोटोकॉल डिस्क फाइल, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट यानी फॉर्मेट हो जाएगा। 129 का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे देखते हैं। यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है, लघुपथ कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। फिर से पढ़िए, हम जानते हैं समझ में नहीं आया होगा, ये ऐसा क्वेश्चन ही आता है कंप्यूटर को। मैंने शुरुआती में कहा 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ है, जिसको कहते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट। ठीक है ना, शॉर्टकट विंडोज प्रचालन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है, तो वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, कंट्रोल ESC। ठीक है ना, क्लियर। 130 का सी ऑप्शन क्लियर। आगे चलते हैं 131 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति कंप्यूटर के जनक मात्र एक ही है, चार्ल्स बैबेज। कंप्यूटर के जनक कौन कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज। ठीक है, और www.com जो होता है www कहते हैं ना, www.com, इसकी खोज किसने किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है ना, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। RFP। अब देखिए ध्यान से, RFP दिया है, यहाँ पे RPF मैं दे दूँ। अब बच्चे क्या होते हैं, रटे रहते हैं। RPF का क्या होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। RFP नहीं पढ़ रहे, RPF पढ़े, धुन दिए क्या, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो गलत हो जाए। अगर ऑप्शन दे देना तो आप वहीं से गलत करके चले आओगे। RFP है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल ये हो जाएगा गलत, यहाँ से दोनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ इसका मैं बता दे रहा हूँ, RPF का रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और यहाँ पे RFP दिया है, RFP का क्वेश्चन जो है दिया गया है, यहाँ से उसको देखेंगे। सॉरी, यहाँ पे RFP दिया है ना, तो यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या दिया है भाई, RFP में रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होगा। यहाँ से RFP देखिए, ठीक, इसको मैं बताने लगा था, थोड़ा सा माइंड इधर हो गया। चलिए, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल होगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP का हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से क्लियर करते हैं दोस्तों। ठीक है,
133 नंबर, वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? वाटसन जो कंप्यूटर है ना दोस्तों, वो है IBM कंप्यूटर का, ठीक ना, IBM कंप्यूटर का है, तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका क्लियर होगा। चलिए 134 का, माप की इकाइयों में सीजीएस प्रणाली की क्या परिणाम है? सी से सेंटीग्राम, सी से हो जाएगा सेंटीग्राम यहीं पे मिला, और जी से हो जाएगा ग्राम, ठीक है, और यस से हो जाएगा सेकेंड। सीजीएस से क्या पता चला? सी से सेंटीग्राम, जी से ग्राम, यस से सेकेंड, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये साइंस क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, 1 किलोवाट, 1 किलोवोल्ट, वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 किलोवोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलाम होता है। किसके बराबर होता है भाई? 1 जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 135 का बी। आगे देखते हैं यहाँ से 136 नंबर, ठीक है, 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरल पदार्थ की तुलना में, जो तरल पदार्थ होता है पानी जो द्रव होता है, उसकी तुलना में ठोस पदार्थ के परमाणु की व्यवस्थापन किस तरह होती है? जो ठोस पदार्थ होते हैं जैसे ईंट हो गया, पत्थर हो गया, तो उसमें जो छोटे छोटे अणु होते हैं वो किस तरह से होते हैं बताओ? अगर देखिए पानी है तो पानी में अणुओं की जो दूरी है, बीच की दूरी, वो दूर दूर होते हैं, जबकि जो ठोस है जैसे ईंट है, पत्थर है, अगर वो पास पास एक दूसरे चिपक के नहीं बैठेंगे ना, ईंट बनेगी ही नहीं, ईंट नहीं बनेगी। अब एग्जाम्पल के लिए सूखी मिट्टी को आप ऐसे भर के ईंट बना सकते हो? नहीं, जब उसको भिगोते हो तो मिट्टी चिपक जाती है एक दूसरे से। उसी प्रकार तो इसके अणु क्या होंगे? बारीकी से बंधे होंगे। बताओ सही है कि नहीं सही है? हाँ यही सही है। अब बारीकी से नहीं बंधे होंगे तो ईंट बनेगी ही नहीं यार, ठीक है, बार बार खो जाएगा आपका। वो दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो कोई संभावना नहीं है, बहुत कम बारीकी से, ये भी गलत हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं, जिससे भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे मैं क्लियर कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, पहले यहाँ जानिए कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपर रूप हैं, और ये समान है किसमें? परमाणु भार में। हीरा ग्रेफाइट परमाणु भार में दोनों समान होते हैं, और ये क्या है भाई? कार्बन के अपर रूप हैं। समझ में आया? चलिए, घाव का अध्ययन, ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन, ओन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। जो है क्वेश्चन सब कुछ मैं बता रहा हूँ। कैंसर का अध्ययन 4 फरवरी को, यानी कैंसर दिवस 4 फरवरी, कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी, और त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी, ठीक है। और ट्रामेटोलॉजी में क्या किया जाता है? घाव का अध्ययन, ट्रामेटोलॉजी। सी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से 139 नंबर, 139 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। मैंने 25 बार बताया था इसको, ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। अगले 140 नंबर, हमारे शरीर में कुल पोषक तत्व का खनिज का 90% किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लेता है? अगर हम कुछ भी खाते हैं, जरूरी नहीं पानी पियो तो सोख ले, खाना खाओ नहीं सोखेगा। खाना, पानी, दाल, चावल, पूड़ी, सब्जी, पनीर, दुनिया में जितने आइटम है सब जो खाते हो, ठीक है ना, तो सर्वाधिक कौन सा तुम्हारा शरीर का अंग है जो उसको सोख लेता है? अब ठीक है, मुख से। अब देख पाचन क्रिया से मैं बता दूं, पाचन क्रिया मुख से शुरू होती है, जबकि ठीक है मुख से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ से गुर्दा होगा? गुर्दा तो होगा नहीं भाई। बड़ी आंत होगा? बड़ी आंत नहीं होगा। पेट होगा? पेट। अब कुछ लोग कहेंगे पेट में जाएगा सब सोख लेता है, कहीं कुछ लोग पेट ही मार चले जाएंगे, ऐसी बात गलत है। छोटी आंतड़ी, जिसको छोटी आंत बोलते हैं, ठीक है। जितना आप भोजन करते हो उसका 90% सारा भोजन यहीं पे क्या होता है? पाचन हो जाता है। और जो जहाँ जिस लाइन में जाने लायक, प्रोटीन प्रोटीन की तरफ, अवशिष्ट पदार्थ अवशिष्ट की तरफ, ठीक है ना, विटामिन विटामिन की तरफ, सब यहीं से डिसाइड हो जाते हैं छोटी आंत से। क्लियर? आगे चलते हैं, 140 हो गया। 141, मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? मध्य प्रदेश का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है मांडला। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, मांडला ही बना है, ठीक है ना। 141 का कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से 142 क्वेश्चन, 142 नंबर, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जनवरी 2023 करंट है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? तो आपको पता है कि इंदौर में किया जाएगा। और हमारे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है। इसको भी पढ़ लीजिएगा, एक क्वेश्चन फांस ही जाएगा, ठीक है। इंदौर कहाँ? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है।
समझ में आ रहा है ना। वाराणसी किस नदी किनारे है? गंगा नदी किनारे। जितने मैं क्वेश्चन बोला सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं, भगवान करे आपके शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है ना। इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, और ये भारतीय 17वां भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ होगा? इंदौर में होगा। क्लियर ना। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए यूपी आप पढ़ लीजिए, मैंने 25 बार बोल रहा हूँ यूपी क्वेश्चन आएगा। कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ स्थित है? पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आगे पूछा जाए। कुकरेल नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है बताओ? लखनऊ में है भाई, लखनऊ में, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पे लखनऊ हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ लखनऊ से एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहाँ पे चिकनकारी के लिए, ठीक है, हस्तकला जो होती है चिकनकारी के लिए यहाँ बहुत फेमस है, यहाँ पे जानते रहना। अगर तुमसे पूछे चिकनकारी या हस्तकला या हैंडलूम कार्यक्रम, यहाँ चिकनकारी से अगर कोई संबंध आ जाए, चिकन से ना संबंध आए तो लखनऊ मार देना, ठीक है ना। और यहाँ पे कुकरेल नाइट सफारी भी लखनऊ में है। छोटा बाड़ा इमामबाड़ा भी कहाँ पर है? लखनऊ में है। लखनऊ में गोमती नदी है। मैं एक से तुमको कई क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर से देख लीजिए। लखनऊ चिकनकारी के लिए फेमस है, लखनऊ में क्या है? कुकरेल नाइट सफारी पार्क है। ये लखनऊ में किस नदी किनारे है बताओ? लखनऊ जो है गोमती नदी किनारे बसा हुआ है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे जो लखनऊ है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मैं बताया। यहाँ पे छोटा और बड़ा इमामबाड़ा भी यहाँ पर लखनऊ में है। चलिए यहाँ से देखते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सबको पता है, आगे देखते हैं। 144 नंबर, अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य, ऐसा कौन सा राज्य है जो उसी राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकास करने का निर्णय लिया है? बताओ कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश होगा कि उत्तराखंड? तो यहाँ से उत्तराखंड है भाई। यहाँ पे हर जिले में क्या होगा? संस्कृत ग्राम विकास अधिक होगा, ठीक है ना, उत्तराखंड में। और यहाँ पे उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में क्या है? देहरादून है, समझ में आ गया। यहाँ पे नंदा देवी चोटी पर्वत भी है, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम में है, नंदा देवी चोटी कहाँ है? नंदा देवी चोटी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, ठीक है ना। चलिए आगे 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, करंट से कुछ क्वेश्चन है या कुछ ऐसे। अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, इसको भी पढ़ लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा। केंद्रीय विज्ञान या औद्योगिक मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह है। ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन, यानी खारी पानी से जलने वाली पहली लालटेन का अनावरण किया है। अभी तक तो लालटेन हमारे गांव में जलती थी लेकिन मिट्टी के तेल से, अब कैसे जलेगी? खारे पानी से। सोचो देश कितना तेज आगे की ओर बढ़ रहा है। लालटेन जो जलेगी वो खारे पानी से जलेगी। ऐसा कौन सा, यानी इस लालटेन का नाम क्या है? इस लालटेन का नाम क्या है भाई? रोशनी, उजाला, दीपक और यहाँ पे दमक, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका रोशनी। इस उजाला का नाम, देखिए लालटेन जलाओगे तो रोशनी निकलेगी, तब भाई आप समुद्र के पानी से जलाओ तो यहाँ से क्या निकलेगी? रोशनी। तो उस लालटेन का नाम क्या होगा? रोशनी। क्लियर। आगे चलते हैं। 146 क्वेश्चन, 146 नंबर देखिए, यहाँ पे कह रहा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस ये मनाया जाता है 14 अगस्त को, ठीक है। 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को। उत्तर प्रदेश स्थित किस शहर में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? तो ये वाराणसी है। अभी बताया कि वाराणसी गंगा नदी किनारे बसा हुआ है और वाराणसी में ही एससीओ संगठन की सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी घोषित की जाएगी। कहाँ पर? वाराणसी में। बातें क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से देखेंगे दोस्तों 148 नंबर कह रहा कि के बिरला फाउंडेशन द्वारा 31वां सरस्वती सम्मान, देखिए एक होता 30वां सरस्वती सम्मान, एक होता 31वां सरस्वती सम्मान किसने? रामदरस मिश्र ने। 31वां सरस्वती सम्मान किसने पाया है? रामदरस मिश्र ने। जबकि 30वां सरस्वती सम्मान किसने पाया है? शरण कुमार लिम्बाले। तो यहाँ से आपसे 31वां पूछा है तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, रामदरस मिश्र। क्लियर। 49 नंबर 149 देखेंगे, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहाँ है? देहरादून। यहाँ पे जो होगा क्या होगा? 1986, ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1986, अर्थात बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखते हैं दोस्तों 150 नंबर क्वेश्चन जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इको मार्क किसको दिया जाता है? पर्यावरण के प्रति जो मैत्रीपूर्ण है उन्हीं को दिया जाता है। क्लियर? तो दोस्तों हमने आपको एक 50 क्वेश्चन जीएस के कराए जो प्रैक्टिस सेट 1 था। दोस्तों अगर आगे के प्रैक्टिस सेट आपको देखना है तो कमेंट हमें करिए, और आपको इस क्वेश्चन में वीडियो में मज़ा आया कि नहीं ये भी हमें बताइएगा। इसी तरह हम दोस्तों आगे के भी सेट कराएंगे। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक